हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कोल्ड वार पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें हमने कोल्ड वार में कारण पढ़ा, रीज़न क्या था, कैसे हुई थी, किन कंट्रियों के बीच में हुई थी और क्यों हुई थी। आज हम कोल्ड वार का सेकंड पार्ट करेंगे और ये आपका कोल्ड वार टॉपिक कंप्लीट कर देंगे आज। तो आपने हमारे चैनल को शेयर करना है, लाइक करना और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है। हम अपना टाइम निकाल कर, अपने समय निकाल कर आप बच्चों के लिए लेक्चर बनाते हैं, लेकिन आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कैसा वीडियो लगा आपको। तो आओ आज का हम लेक्चर शुरू करें। तो जैसे कि हमने अपने लेक्चर कल में पढ़ा था कि जो कोल्ड वार था वो दो जो कंट्रीज़ आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इमर्ज होकर सामने आई थी, उभर कर सामने आई थी। जो वो कौन सी कंट्री थी? यूएसएसआर और यूएसए थी। तो वो बाईपोलर वर्ल्ड में डिवाइड हो चुकी थी, यानी पूरे वर्ल्ड को दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहती थी। तो उन्हीं जो दो कंट्रीज़ की दो ग्रुप्स की जो अलाइज कंट्रीज़ थी, कुछ उन्हीं कंट्रियों के बीच जो छोटे छोटे युद्ध हुए, जो छोटी छोटी वार्स हुई, तो वो लड़ाइयाँ जो उन यूएसए या यूएसएसआर के बीच नहीं हुई, जो उनकी लैंड या उनकी कंट्री में नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपनी अलाइज कंट्री में, जो दूसरी अलाइज कंट्री के, यानी इसमें दो गुट बटे हुए थे। जो एक गुट की जो अलाइज कंट्री थी, उसके दूसरे गुट के अलाइज कंट्री के साथ उसका युद्ध हुआ, और जिन जिन कंट्रियों के बीच हुआ उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अरीना ऑफ द वार बोलते हैं, अरीना ऑफ द कोल्ड वार। जो कोल्ड वार में क्या हुआ था, छोटी छोटी वार हुई थी, कोई बड़े युद्ध नहीं हुए थे। कुछ छोटी कंट्रियाँ जो, यानी एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था। तो जो इसके नीचे कंट्री आती थी, छोटी छोटी अलाइज कंट्री थी, इस कंट्री की जो लड़ाई थी वो किससे? यूएसए की छोटी कंट्री से हुई थी। तो ये कंट्री, ये लड़ाई जो लड़ी, इन्होंने फुल सपोर्ट की इनकी, लेकिन इन्होंने अपनी कंट्री पे नहीं की, अपनी जो यूएसए अमेरिका में या रशिया में नहीं हुई, जिस उनकी अलाइज कंट्री में हुई थी। तो उन्हीं का नाम हमको अरीना ऑफ द कोल्ड वार कहते हैं। ये ध्यान रखना है, अरीना ऑफ द कोल्ड वार क्या है। तो शूटिंग वाज, मतलब शूटिंग पूरी थी, तैयारी पूरी थी उनकी थी, ठीक है। जैसे फिल्म की छुट्टी होती है, तैयार करते हैं पहले फिल्म कैसे बनानी है, वैसे उनकी शूटिंग पूरी थी, ट्रेनिंग पूरी थी उनकी, लेकिन वह वास्तविक में वह लड़ाई नहीं हुई। थर्ड वर्ल्ड वार के लिए पूरे तैयार थे वो, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे कंट्रियों के बीच आपस में होती रही, ठीक है। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बिटवीन, कन्फर्मेशन बिटवीन होती रही। पहले कहाँ कोरिया के बीच में हुई थी 1950 टू 1953 के बीच, और बर्लिन के बीच में हुई थी 1958 टू 62 के बीच, 1962 के बीच में। अब जैसे बर्लिन के बीच में क्यों युद्ध हुआ था, ठीक है, बर्लिन के बीच, क्योंकि जो बर्लिन था वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न बर्लिन और वेस्टर्न बर्लिन। जो वेस्ट बर्लिन था वो यूएसए के साथ चला गया, और जो ईस्ट बर्लिन था वो यूएसएसआर के साथ चला गया। लेकिन उसमें यूएसए ने क्या किया, उन दोनों के बीच एक वॉल क्रिएट कर दी, एक दीवार बना दी, जहाँ से ईस्ट यूरोप को, सॉरी यूरोप नहीं, ईस्ट बर्लिन को फूड सप्लाई होता था और बहुत सारी आइटमें सप्लाई होती थी। लेकिन उस वॉल की वजह से वो फूड सप्लाई रुक गया। लेकिन यूएसएसआर ने अपने हवाई जहाज़ लगाकर, एरोप्लेन लगाकर वहाँ पे वो फूड सप्लाई करता था उन लोगों को। तो इसके बीच तभी जो बर्लिन के बीच आपस में युद्ध हो गया, और कोरिया का भी यही कारण था। तो ये हमने अरीना ऑफ द वार पढ़ा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि वास्तविक में इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन 1960 को अफगानिस्तान और वियतनाम, जो वियतनाम कंट्री है, उस दोनों के बीच युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, लेकिन जहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है, जहाँ पे मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, लेकिन एक्चुअली इन दो छोटी कंट्रियों के बीच में भी हुआ था युद्ध। अरीना ऑफ द कोल्ड वार का क्या मतलब है? जैसे मैंने बताया, अरीना ऑफ द कोल्ड वार का क्या मतलब है कि
क्राइसिस पूरे थे, छोटे छोटे युद्ध हुए, क्राइसिस हुए दो कंट्रियों के बीच, ठीक है, अप टू सर्टेन लिमिट, कुछ हद तक उनके युद्ध हुए थे। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया आपको कि वह दोनों जो ग्रुप्स थे, दोनों सुपर पावर्स थे, वो अपने अपने युद्ध के लिए पूरा तैयार थे। जो उनकी मिलिट्री आर्मी ट्रेनिंग पूरी ट्रेनिंग थी उनकी, ठीक है, उनके वेपन्स भी पूरे तैयार करके रखे थे, जो मिसाइल्स थी वो भी तैनात करके रखे थे, कि सभी कंट्रीज़ को, पूरे विश्व को ऐसा लगता था कि अभी किसी समय भी जो थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। तो इसलिए सब दोनों जो गुट थे उन्होंने अपनी अपनी तैयारी पूरी बनाई थी, जो पूरी मिलिट्री को उन्होंने तैयार किया था, रेडी किया था पूरा, ठीक है, रिपोर्टेड करते रहते थे एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने ये विचार किया, सोचा कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार हो तो बहुत भारी नुकसान होगा, दोनों कंट्रियों को उठाना पड़ेगा, जो उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो अलाइज कंट्री थी उनको भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने ये तहत कर दिया कि हम कुछ ट्रीटीज़ करेंगे। तो इसलिए जी मैंने पढ़ा दिया आपको, जैसे ह्यूज वेपन रखे थे उन्होंने, ठीक है, और वो ट्रीटी शुरू होगी उसके बाद, ठीक है। फिर उन्होंने आपस में ट्रीटी करना शुरू कर दी, क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड वार से अगर होती तो बहुत भारी नुकसान होता था। तो आपस में उन्होंने ट्रीटी करना शुरू हो गई। और ट्रीटी करने का दूसरा कारण ये भी था कि अगर उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, कि अगर धोखे से या गलती से अगर किसी से जो न्यूक्लियस बम था वो अगर विस्फोट हो जाता, तो दूसरा ग्रुप यही सोचता कि ये दूसरा जो फर्स्ट सुपर पावर है उसने ही हमें जानबूझकर ऐसा किया है, तो आपस में थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता था। जब कोई तीसरी कंट्री, यानी थर्ड कंट्री मीन्स ये दो गुट आपस में वर्ल्ड था, लेकिन जो थर्ड कंट्री थी वो अगर जानबूझकर किसी के ऊपर भी एटॉमिक बम फेंक देती तो तभी आपस में इनका युद्ध हो जाता था। तो इसलिए इन्होंने ये ट्रीटी करना शुरू कर दी कि आस्ता आस्ता हम इस कोल्ड वार को एंड करेंगे ट्रीटीज़ के थ्रू। तो वो ट्रीटीज़ कब शुरू हुई, उस ट्रीटी का नाम था आर्मी कंट्रोल ट्रीटीज़ थी। कब से शुरू हो गई, 1960s, और इसके अंडर ये सभी ट्रीटीज़ आती हैं। फर्स्ट ट्रीटी कब हुई थी, 1963 को। ये कौन सी कंट्री थी, ट्रीटी थी, LTBT। और उन दोनों सुपर पावर्स ने, USA और USSR ने आपस में ट्रीटीज़ करना और उस पर साइन करना शुरू कर दिया, ट्रीटी साइन, ठीक है। तो पहली ट्रीटी थी 1963 LTBT, ठीक है। LTBT की फुल फॉर्म क्या होती है, लिमिटेड ट्रीटी बैन, ठीक है, लिमिटेड टू बैन ट्रीटी, सॉरी क्या है, लिमिटेड टू टेस्टेड बैन ट्रीटी, लिमिटेड टू टेस्टेड बैन ट्रीटी, इसकी फुल फॉर्म लिख देनी इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रीटी कब हुई थी, 1963 को हुई थी। इस ट्रीटी के तहत क्योंकि उन जो भी बैन कर दिया था, जैसे टेस्टेड करते थे कि अपने एटम बम्स को या वेपन्स को उनको परखते थे, टेस्ट करते थे कितना प्रभावशाली है ये, तो उसको टेस्टेड करना उन्होंने बंद कर दिया। सेकंड ट्रीटी आ गई NNPT ट्रीटी। तो ये कौन सी है, नॉन न्यूक्लियस पैक्ट ट्रीटी आ गई, नॉन न्यूक्लियर पैक्ट ट्रीटी आ गई। तो ये ट्रीटी, इसकी ट्रीटी के मुताबिक उन दोनों का ये समझौता हुआ कि अब जिन कंट्रियों के पास पहले के एटॉमिक बम है, न्यूक्लियस बम है, तो वही रखेंगी। अभी कोई भी नया जो एटॉमिक बम नहीं बनाएगा, जो वो इंडस्ट्रीज में कोई भी बम नहीं बनेगा। तो ये ट्रीटी हुई, इसके थ्रू ट्रीटी ये वाली हुई थी। थर्ड ट्रीटी हुई थी ABMT ट्रीटी हुई थी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ABMT की ट्रीटी। तो एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी आ गई थी, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी। एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी क्या होता है, ब्लास्टिक में होता है रोकना, ठीक है। जब जहाँ से मिसाइल फेंकी जाती है, जब युद्ध होता है दोनों के बीच, तो हवा में जब मिसाइल फेंकते हैं, ठीक है,
तो इस मिसाइल को रोकने के लिए जहाँ से भी दूसरी कंट्री जो अपनी मिसाइल फेंकती है, छोड़ती है, ठीक है, तो ये इन्होंने बंद कर दिया, बैन कर दिया, ठीक है। तो एंटी मतलब उसके खिलाफ जो मिसाइल को रोकने के लिए दूसरी मिसाइल छोड़ी जाती है, तो वो उन्होंने लिमिटेड कर दी, यानी बंद कर दी। तो ये ट्रीटीज थी हमारे किसके साथ, आर्मी कंट्रोल ट्रीटी के थ्रू। अब जैसे मैंने बताया कि दो गुट बटे हुए थे, बाईपोलर वर्ल्ड बना हुआ था, ठीक है। एक में क्या था, यूएसए था और दूसरे में यूएसएसआर था। तो वर्ल्ड कितना, दो ग्रुप में बटा हुआ था। तो जो थर्ड वर्ल्ड, जिसको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, ध्यान रखना, थर्ड वर्ल्ड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा ग्रुप था, जैसे मैंने आपको बताया था एनएएम, नेम, वो कंट्री थी जिन्होंने किसी के साथ भी ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया था, नहीं यूएसए के साथ और ना यूएसएसआर के साथ, तभी इनको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। तो इन्होंने इन दोनों को चैलेंज किया था, थर्ड चैलेंज टू बाईपोलर यानी जो दो ग्रुप में बटा हुआ था। तो इन दोनों ने ये धमकी दी थी कि हम पूरे वर्ल्ड को दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, लेकिन वास्तविक में जो पूरा विश्व दो गुट में नहीं बटा था। उसका थर्ड जो वर्ल्ड था वो नेम था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो बस वही है। तो अब नेम जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो थर्ड वर्ल्ड बना, तो ये किन्होंने शुरू किया था इसको, ओरिजिन वास्तविक में इन्होंने शुरुआत किसने की थी, तो वो तीन लीडर थे, तीन फ्रेंड्स थे, तीन मित्र थे। वो क्या, कौन कौन से थे, यूगोस्लाविया के कौन थे, जोपिस ब्रोज टिटो, ये थे यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। और दूसरे इंडिया के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे इंडोनेशिया के कौन थे, सुकर्मो, ठीक है, सुकर्मो। ये तीन प्रेसिडेंट थे, इन तीनों मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया जिसका नाम एनएएम, नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रखा, क्योंकि ये कंट्री, ये तीनों कंट्रीज थी, किसी ग्रुप के साथ नहीं मिली थी, ना यूएसए के साथ और ना यूएसएसआर के साथ। लेकिन इसके बाद इसके साथ दो और कंट्री जुड़ गई, ठीक है, गवाना क्वार और नुकरमा, ठीक है, नक्रुमाल है, सॉरी क्या है, नक्रुमाल। ये दो कंट्री और मिल गई। तो इन्होंने पांचों ने मिलकर ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को शुरू किया, ठीक है। और इसकी इम्पॉर्टेंट बनता है कि जो शुरुआत में कितनी कंट्रीज थी, 5 कंट्रीज थी। और जो फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे हुई थी, 1961 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बेलगाड में हुई थी, बेलगाड। और जिसमें 25 कंट्रियों में पार्टिसिपेट किया था, कितने, 25 कंट्रियों ने, 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। लेकिन जैसे ये अलाइनमेंट बनी, ये थर्ड ग्रुप बना, तो कुछ कंट्रियों ने इन पर सवाल दागना शुरू कर दिए, सवाल उठाना शुरू कर दिए कि ये तो कहते थी कंट्रीज़ कि हम किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये क्यों ग्रुप बना रहे हैं, क्यों गुट बना रहे हैं। तो वाई, इन पर प्रश्न का चिन्ह उठ गया था। तो इन्होंने इसके लिए जवाब दिया था, इसका रिप्लाई दिया था, रिस्पॉन्स दिया था कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। इनका प्रिंसिपल क्या था, नो ज्वाइन, मतलब हम किसी के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते थे। तभी लोगों ने इनको ये प्रश्न उठाया, जो कंट्रीज़ ने पर ये प्रश्न उठाया था। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया कि नॉट फॉल आइसोलेटेड नॉर न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, ना ही हम किसी कंट्री के साथ देंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, ठीक है, हम विश्व की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन हम जो गुट बने हैं इनके खिलाफ किसी के साथ नहीं खड़े होंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था। तो ये आज का लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। कोल्ड वार 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसमें अगर मैंने बहुत सारी जो प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई है तो उसको क्षमा कर देना, क्योंकि अभी मैं शुरुआत है मेरी ऑनलाइन स्टडी जो टीचिंग कर रहा हूँ, तो आस्ता आस्ता अपने आप को इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करूँगा और जो पूरे करेक्ट वर्ड्स
सीक्वेंस या कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है, तो मैं आस्ता आस्ता मैं सीख लूँगा। तो आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ना है। ओके।